आज हम भारत की नदियों के विशाल जाल की एक गहरी पड़ताल कर रहे हैं। हमारे पास 11वीं कक्षा की भूगोल की पाठ्यपुस्तक के कुछ अंश हैं और हमारा मकसद है भारत के अपवाह तंत्र मतलब ड्रेनेज सिस्टम को समझना। हम ये देखेंगे कि ये नदियाँ कहाँ से आती हैं, कहाँ जाती हैं और कैसे ये पूरे देश के नक्शे और जिंदगियों को शक्ल देती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द ही काफी भारी भरकम है, अपवाह तंत्र। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? देखिए, आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है पानी का एक तय रास्ते पर बहना। एक चैनल में? हाँ, एक चैनल में। जब बारिश होती है या बर्फ पिघलती है तो पानी छोटी छोटी धाराओं में बहना शुरू करता है और जब ये सारी धाराएं मिलकर एक मुख्य नदी में जुड़ जाती हैं तो इस पूरे नेटवर्क या जाल को ही अपवाह तंत्र कहते हैं। अच्छा। इसमें सिर्फ नदी नहीं बल्कि उसके सारे छोटे बड़े सहायक नाले भी शामिल हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ एक नदी की नहीं बल्कि एक पूरे नदी परिवार की कहानी है। स्रोत में अपवाह प्रतिरूप या ड्रेनेज पैटर्न का भी जिक्र है। ऐसा लगता है जैसे हर नदी का अपना एक अलग डिजाइन या सिग्नेचर स्टाइल होता है। ये इतने अलग अलग क्यों होते हैं? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। मतलब नदियां कोई भी रास्ता यूं ही नहीं चुन लेती। उनका पैटर्न इस बात पर निर्भर करता है कि उस इलाके की जमीन कैसी है, चट्टानें कितनी सख्त या नरम है और सबसे जरूरी ढलान किस तरफ है। स्रोत में 4 मुख्य पैटर्न बताए गए हैं। पहला है वृक्षाकार यानी डेंड्रिटिक। वृक्षाकार मतलब पेड़ की शाखाओं जैसा? बिल्कुल। जब एक मुख्य नदी में उसकी सहायक नदियां इस तरह से आकर मिलती हैं कि पूरा नक्शा एक पेड़ जैसा लगे जिसकी कई शाखाएं हों। ये सबसे आम पैटर्न है। उत्तर भारत के मैदानों में गंगा और उसकी सहायक नदियों का जाल वो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, ये तो समझ आया। लेकिन स्रोत में एक और पैटर्न का जिक्र है, अरीय या रेडियल। ये सुनने में तो वृक्षाकार का एकदम उल्टा लगता है। एकदम सही पकड़ा आपने। अरीय पैटर्न तब बनता है जब नदियां किसी एक ऊंची चोटी या पहाड़ से निकलकर चारों दिशाओं में बहती हैं। जैसे साइकिल के पहिए की तीलियां? बिल्कुल, जैसे वो एक सेंटर से बाहर की तरफ निकलती हैं। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलने वाली नदियां जैसे नर्मदा और सोन इसी पैटर्न का सटीक उदाहरण है। एक ही जगह से निकलकर अलग अलग दिशाओं में चली जाती हैं। कमाल है। यानी एक पैटर्न सब कुछ एक जगह लाता है और दूसरा एक जगह से सब कुछ बिखेरता है। ये तो भूगोल की 2 अलग अलग कहानियां हो गई। बाकी 2 पैटर्न क्या हैं? तीसरा है जालीनुमा मतलब ट्रेलिस पैटर्न। ये उन इलाकों में बनता है जहां सख्त और नरम चट्टानें एक दूसरे के समानांतर होती हैं। इसमें सहायक नदियां मुख्य नदी से लगभग 90 डिग्री के कोण पर यानी समकोण पर मिलती हैं, जिससे एक जाली जैसा डिजाइन बनता है। और चौथा है अभिकेंद्री यानी सेंट्रिपीडल, जिसमें नदियां चारों दिशाओं से आकर किसी एक झील या गड्ढे में गिरती हैं। ये अरीय पैटर्न का ठीक उल्टा है। ठीक है, तो अब हम बेसिक डिजाइन समझ गए हैं। अब भारत के इस विशाल नदी तंत्र को देखते हैं। स्रोत में एक नक्शे में जल विभाजक यानी वाटर डिवाइड दिखाया गया है। ये एक ऐसी रेखा है जो देश को 2 हिस्सों में बांटती दिख रही है। हाँ, और यही भारत की नदियों के वर्गीकरण का पहला आधार है। ये जल विभाजक रेखा दिल्ली के पास अरावली से शुरू होकर पश्चिमी घाट तक जाती है। इस रेखा के पूरब की तरफ बहने वाली नदियां, जो कि भारत की लगभग 77% नदियां हैं, वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इनमें गंगा, ब्रह्मपुत्रा, महानदी, गोदावरी जैसी बड़ी नदियां शामिल हैं। और बाकी का 23% हिस्सा पश्चिम की तरफ बहकर अरब सागर में जाता होगा, जिसमें सिंधु, नर्मदा और तापी जैसी नदियां हैं। बिल्कुल। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प वर्गीकरण है भौगोलिक आधार पर, और वो है हिमालय से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। और इन दोनों के चरित्र में आप कह सकते हैं जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा। एक तरह से ये युवा और बेचैन नदियों की कहानी है बनाम पुरानी और शांत नदियों की। हिमालय की युवा नदियों से शुरू करते हैं। इन्हें युवा क्यों कहा जाता है? क्योंकि हिमालय पर्वत खुद एक युवा पर्वत है और ये नदियां भी उसी के साथ बनी है। ये अभी भी अपनी युवावस्था में है, इसलिए बहुत ऊर्जावान और सक्रिय है। इन्हें साल भर पानी मिलता है, गर्मियों में ग्लेशियर के पिघलने से और मानसून में बारिश से। इसीलिए ये 12मासी है। अच्छा, हमेशा बहती रहती हैं? हाँ, अपनी इसी ऊर्जा की वजह से ये पहाड़ों को काटकर गहरी खाइयां यानी गॉर्ज बनाती हैं। और जब ये मैदानों में उतरती हैं, तब इनकी ऊर्जा का क्या होता है? तब ये अपने साथ लाए गए भारी मलबे मतलब सिल्ट को मैदानों में बिछाना शुरू कर देती हैं।
इसीलिए ये मैदानों में अक्सर अपना रास्ता बदलती हैं, टेढ़े मेढ़े होके बहती हैं। स्रोत में एक बहुत ही हैरान करने वाली बात का जिक्र है, इंडो-ब्रह्म या शिवालिक नदी का सिद्धांत। एक मिनट, इसका मतलब आज की 3 सबसे बड़ी नदी प्रणालियां सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र पहले एक ही महानदी का हिस्सा थीं। ये तो पूरे उत्तर भारत के भूगोल को देखने का नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल, ये सिद्धांत कहता है कि लाखों साल पहले एक अकेली विशाल नदी पूरे हिमालय के समानांतर असम से पंजाब तक बहती थी। फिर भूगर्भीय हलचलों की वजह से, मतलब जमीन में कुछ बदलाव हुए और दिल्ली के पास का क्षेत्र ऊपर उठा, तो इस एक महानदी का पानी 3 अलग-अलग दिशाओं में बंट गया। पश्चिम में सिंधु, बीच में गंगा और पूरब में ब्रह्मपुत्र। क्या बात है। तो आज हम जिन्हें 3 अलग-अलग सिस्टम के तौर पर जानते हैं, वे कभी एक ही परिवार का हिस्सा थीं। ये तो सच में कमाल की जानकारी है। तो चलिए इस टूटे हुए परिवार के पहले हिस्से यानी सिंधु नदी तंत्र से शुरू करते हैं। सिंधु दुनिया के सबसे बड़े नदी बेसिन में से एक है। यह तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। वहाँ इसे सिंगी खंबान कहते हैं, जिसका मतलब है शेर का मुंह कहते हैं। ये पांचों मिलकर पाकिस्तान में सिंधु से मिलती हैं। इनमें से चिनाब, जो चंद्रा और भागा नाम की 2 धाराओं से मिलकर बनती है, वो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। बिल्कुल। सिंधु की कहानी तो पश्चिम की तरफ जाती है, लेकिन अगर हम पूरब की ओर देखें तो वहाँ भारत की सबसे पवित्र और शायद सबसे जटिल नदी गंगा का तंत्र है। उसकी कहानी कैसे शुरू होती है? गंगा की कहानी 2 धाराओं से शुरू होती है। ये उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के नाम से निकलती है। आगे देवप्रयाग में जब इसमें अलकनंदा नदी आकर मिलती है, तब इन दोनों की मिली हुई धारा को गंगा कहा जाता है। अच्छा, तो शुरू से गंगा नहीं है? नहीं, इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, जो इसे भारत की सबसे लंबी नदी बनाती है। यमुना इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो प्रयागराज में इससे मिलती है। लेकिन स्रोत में एक नदी का जिक्र है जिसे बिहार का शोक कहा गया है, कोसी। एक नदी को शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोसी नदी अपने साथ पहाड़ों से भारी मात्रा में मिट्टी और गाद, मतलब सिल्ट लेकर आती है। जब ये मैदानों में पहुंचती है तो इसकी गति धीमी हो जाती है और ये उस सिल्ट को अपने ही रास्ते में जमा करने लगती है। तो इसका अपना ही रास्ता बंद हो जाता है। हाँ, और फिर पानी कहीं और से अपना रास्ता बनाने की कोशिश करता है, जिससे बिहार में हर साल भयानक और अप्रत्याशित बाढ़ आती है। अच्छा, इसीलिए ये नदी जीवन देने के बजाय विनाश का कारण बन जाती है। तो आप कह रही हैं कि एक नदी इतनी ज्यादा मिट्टी लाती है कि वो अपना ही रास्ता जाम कर देती है और फिर बाढ़ लाते हुए कहीं और से बहने लगती है। ये तो प्रकृति का एक बहुत ही विनाशकारी रूप है। बिल्कुल। अब हिमालय की तीसरी बड़ी नदी की बात करते हैं, ब्रह्मपुत्र। ये एक ऐसी नदी है जिसके कई नाम और कई चेहरे हैं। इसका नाम ही काफी रहस्यमयी लगता है। ये निकलती तो सिंधु और सतलुज के स्रोत के पास से ही है, कैलाश श्रेणी के चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से। तिब्बत में ये हिमालय के समानांतर पूरब की ओर बहती है और वहाँ इसका नाम है सांपो। सांपो, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है शोधक या द प्यूरिफायर। फिर ये एक तीखा मोड़ लेकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में घुसती है, जहाँ इसका नाम दिहांग हो जाता है। और फिर ये ब्रह्मपुत्र कब बनती है? जब ये असम की घाटी में उतरती है और इसमें दिबांग और लोहित जैसी बड़ी सहायक नदियां मिल जाती हैं, तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। दिलचस्प बात यह है कि तिब्बत में इस नदी में पानी और सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि वो एक ठंडा रेगिस्तान है। सही। लेकिन भारत में घुसते ही ये भारी वर्षा वाले क्षेत्र में आ जाती है और पानी और सिल्ट से भरकर एक विशाल नदी बन जाती है, जो असम में बाढ़ का एक बड़ा कारण भी है। यानी एक ही नदी, लेकिन जगह बदलने पर उसका पूरा चरित्र ही बदल जाता है। तो ये थी हिमालय की युवा और बेचैन नदियों की कहानी। अब प्रायद्वीप की पुरानी और शांत नदियों की तरफ चलते हैं। इनमें क्या फर्क है? जैसा कि स्रोत कहता है, ये तंत्र हिमालय तंत्र से भी बहुत पुराना है। ये नदियां अपनी प्रौढ़ावस्था में हैं। प्रौढ़ावस्था में? हाँ, मतलब इन्होंने अपनी घाटियों को काफी हद तक गहरा और चौड़ा कर लिया है और अब ये हिमालय की नदियों की तरह आक्रामक कटाव नहीं करती। इनकी घाटियां चौड़ी और उथली होती हैं। और शायद ये 12 माह से भी नहीं है। सही कहा। इनका जीवन पूरी तरह से मॉनसून की बारिश पर निर्भर है। गर्मियों के महीनों में बड़ी नदियों का पानी बहुत कम हो जाता है और कई छोटी नदियां तो पूरी तरह सूख जाती हैं। यहाँ पश्चिमी घाट एक मुख्य जल विभाजक का काम करता है।
ज्यादातर बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी पश्चिमी घाट से निकलकर पूरब की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती हैं। स्रोत में गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा गया है, ऐसा क्यों? अपनी लंबाई और विशाल अपवाह क्षेत्र के कारण गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, लगभग 1465 किलोमीटर। ये महाराष्ट्र में नासिक के पास से निकलती है और एक बड़े क्षेत्र को सींचती है, इसीलिए इसे सम्मान से दक्षिण गंगा कहते हैं। लेकिन इस पैटर्न में भी एक बहुत बड़ा अपवाद है। स्रोत में नर्मदा और तापी का जिक्र है, जो बाकी सब नदियों के विपरीत पूरब के बजाय पश्चिम की ओर बहती हैं। ऐसा कैसे होता है? ये प्रायद्वीपीय भूगोल का सबसे दिलचस्प पहलू है। ये दोनों नदियां भ्रंश घाटियों यानी रिफ्ट वैली में बहती हैं। रिफ्ट वैली में? हाँ, ये घाटियां जमीन के धंसने से बनी हैं, जिनकी ढलान पश्चिम की ओर यानी अरब सागर की तरफ है। इसलिए ये नदियां गुरुत्वाकर्षण के नियम का पालन करते हुए पश्चिम की ओर बहती हैं। और स्रोत ये भी कहता है कि ये डेल्टा नहीं बनाती। हाँ, क्योंकि ये नदियां सख्त चट्टानों से होकर गुजरती हैं, इसलिए अपने साथ ज्यादा मलबा या सिल्ट नहीं ला पाती हैं। इसलिए जब ये समुद्र से मिलती हैं, तो डेल्टा बनाने के बजाय ज्वार नदमुख यानी एस्चुअरी बनाती हैं। एस्चुअरी वो जगह होती है जहाँ नदी का ताजा पानी सीधे समुद्र के खारे पानी से मिलता है। और इस एस्चुअरी का क्या कोई खास महत्व होता है? बहुत ज्यादा। ये एस्चुअरी मछली पालन और जैव विविधता के लिए दुनिया की सबसे उपजाऊ जगहों में से होती हैं। यहाँ का इकोसिस्टम डेल्टा से बिल्कुल अलग और बहुत समृद्ध होता है। नर्मदा नदी की बात करें तो यह अमरकंटक से निकलकर जबलपुर के पास संगमरमर की चट्टानों के बीच से बहती है और एक शानदार जलप्रपात बनाती है, जिसे धुआंधार कहते हैं। अगर कोई वहाँ गया हो तो वो जानता है कि उसका नाम धुआंधार क्यों है। पानी इतनी तेजी से गिरता है कि एक धुंध सी बन जाती है। ये दिखाता है कि ये शांत दिखने वाली प्रायद्वीपीय नदियां भी कितनी ताकतवर हो सकती हैं। बिल्कुल। ये नदियां सिर्फ भूगोल का हिस्सा नहीं है, ये तो हमारी जीवन रेखाएं हैं। लेकिन जैसा कि हर कीमती चीज के साथ होता है, यहाँ भी कुछ चुनौतियां होंगी। स्रोत में इस बारे में क्या बताया गया है? हाँ, भारत में नदियों के पानी के इस्तेमाल को लेकर गंभीर चुनौतियां हैं। पहली और सबसे बड़ी चुनौती है पानी की उपलब्धता में भारी असमानता। मॉनसून के 3-4 महीनों में कुछ नदियों में प्रलयकारी बाढ़ आती है, जबकि इस साल के बाकी 8 महीनों में उन्हीं नदियों में पानी की बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ता है। मतलब पानी है, लेकिन सही समय और सही जगह पर नहीं है। सही कहा। और प्रदूषण की समस्या तो शायद सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। ऐसा लगता है जैसे हमने अपनी नदियों को कूड़ेदान समझ लिया है। ये एक कड़वा सच है। शहरों का गंदा पानी और फैक्ट्रियों का जहरीला केमिकल बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधे नदियों में बहाया जा रहा है। इससे नदियों का पानी पीने या खेती के लायक भी नहीं बच रहा है। जल की गुणवत्ता एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गई है। स्रोत में नमामि गंगे परियोजना का जिक्र है, जो गंगा को साफ करने का एक बड़ा मिशन है। पर नमामि गंगे जैसे इतने बड़े मिशन के बाद भी गंगा आज भी दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक क्यों गिनी जाती है? असल चुनौती कहाँ है? पैसों की कमी, लोगों की आदतें, या फिर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन पर लगाम ना कस पाना? यह इन सभी चीजों का मिला जुला असर है। यह सिर्फ सरकार का काम नहीं है। जब तक औद्योगिक इकाइयां अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगी और आम लोग नदियों को पवित्र मानने के साथ साथ साफ रखने की आदत नहीं डालेंगे, तब तक सिर्फ सरकारी मिशनों से पूरी सफलता मिलना मुश्किल है। यह एक सामाजिक और तकनीकी दोनों तरह की चुनौती है। तो आज हमने भारत की नदियों की 2 अलग-अलग दुनियाओं को देखा। एक तरफ हिमालय की युवा, ऊर्जावान और अप्रत्याशित नदियां जो पहाड़ों को काटती हैं और मैदानों को बनाती हैं, और दूसरी तरफ प्रायद्वीप की पुरानी, स्थिर और अनुभवी नदियां जो हजारों सालों से एक तय रास्ते पर बह रही हैं। और हमने ये भी समझा कि ये नदियां सिर्फ पानी की धाराएं नहीं हैं, बल्कि एक बहुत ही संवेदनशील इकोसिस्टम है। बाढ़, सूखा, खेती, उद्योग और हमारा रोजमर्रा का जीवन, सब कुछ इन्हीं पर टिका है। इनका सम्मान और संरक्षण हमारी साझा जिम्मेदारी है। अंत में एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। स्रोत में पूछा गया है कि क्या एक नदी बेसिन के अतिरिक्त पानी को दूसरे कम पानी वाले बेसिन में भेजकर बाढ़ और सूखे की समस्या को एक साथ हल किया जा सकता है? भारत में नदी जोड़ो परियोजना की बात दशकों से हो रही है, लेकिन क्या यह प्रकृति के बहाव के साथ छेड़छाड़ करना है? इसके सामाजिक, आर्थिक और सबसे बढ़कर पर्यावरणीय फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं? एक ऐसा बड़ा सवाल है जिस पर हमें गंभीरता से सोचना होगा।